हेलो प्यारे बच्चों, यार आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का चैप्टर नंबर 4 ऑफ फिजिक्स, दैट इज मोशन इन अ प्लेन। स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यस, द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज व्हाट। हमें दो वेक्टर्स दिए गए बेसिकली, और हमसे बेटा एंगल पूछा गया है कि इन वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा। हम लोग बेटा एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी हमसे एंगल पूछा जाता है तो हमें क्या करना होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना होता है, हमें उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है। तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट तो जानते ही होंगे कि क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा होता है, वेयर ए एंड बी आर मैग्नीट्यूड। हियर ए और बी क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड है, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, हमें ए और बी का डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो देखो, ए वेक्टर हमें दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप, बी वेक्टर बेटा हमें दे रखा है आई कैप माइनस जे कैप। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें ए वेक्टर के, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, देखें, अंडर रूट ऑफ आई कैप के साथ जो भी क्वांटिटी डेट इज 1, जे कैप के साथ भी 1 है तो 1 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा √2। इसी तरीके से मैं बी वेक्टर का भी क्या निकाल सकता हूँ, मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ बेटा। ये भी कितना आ जाएगा, यस, ये 1 है, यस, और ये जे के साथ -1 है, जे कैप के साथ, ये भी कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा फाइंड आउट करना है। ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड √2 आ गया, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बेटा कितना आ गया, √2 आ गया। ठीक है, यस, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें तो थीटा फाइंड आउट करना है, कॉस थीटा फाइंड आउट करना है। देखो आई कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जे कैप डॉट जे कैप भी कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यस, इज इक्वल्स टू √2 इंटू √2 2 कॉस थीटा हो गया। यहां से 0 इक्वल्स टू बेटा मेरे पास क्या आ गया, 2 कॉस थीटा आ गया। ठीक है, यस, इसका मतलब क्या है कि थीटा कितना होना चाहिए, यस, यहां से मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो थीटा कितना होना चाहिए, यस, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होना चाहिए। कहने का मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। यस, इसको हम लोग डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से भी बेटा कर सकते थे। अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ इस वेक्टर को, तो डेफिनेटली किसी 45 डिग्री एंगल पर आएगा, और ये वेक्टर जो है वो -45 डिग्री एंगल पर आएगा। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यस, चाहे तो इसको ऐसे भी फील कर सकते थे कि सर ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा XY प्लेन हो गया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स ये एक्सेस और ये Y एक्सेस होगी। ठीक है, अच्छा, आई कैप प्लस जे कैप बोला गया, तो आई कैप जे कैप डेफिनेटली कितना एंगल आएगा, दोनों वेक्टर्स के बीच में बेटा 45 डिग्री एंगल है, तो कुछ इस तरीके से ए वेक्टर आएगा। इट विल मेक एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसा आएगा, और ये कितना एंगल बनाएगा, -45 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, यस, ये मेरा बी वेक्टर हो गया। दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा बेटा, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल आएगा। यहां से भी मैं ऐसे देख सकता हूं ज्योमेट्रिकली भी। ठीक है, यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यस, which one of the following statement is true? स्केलर क्वांटिटी, यस, हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और हमसे पूछा गया है कि which one is the correct option। ठीक है, यस, स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट इज कंजर्व्ड इन अ प्रोसेस। यस, अगर हम लोग बात करें एनर्जी की, है ना बेटा, तो एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है। और अगर इन इलास्टिक कोलिजन में बात करें तो इन इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। इसका मतलब स्केलर क्वांटिटीज जो है वो हमेशा कंजर्व रहे इन अ प्रोसेस, ये जरूरी नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया बेटा, इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यूज। इसका हम लोग एग्जाम्पल जानते होंगे, जैसे वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज 0, ये हमने तो पढ़ा ही होगा। तो इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया, नेगेटिव हो सकती है। स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेस। यस, इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी।
और हम लोग बात करें तो स्पीड किसी भी पॉइंट पर क्या कर सकती है, हर पॉइंट पर वैरी कर सकती है। इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी, ये जो स्टेटमेंट है ये भी क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। क्या कर सकता है, डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेस, इट कैन वेरी, यस, स्पीड ले सकते हैं हम लोग एग्जाम्पल। नेक्स्ट, स्केलर क्वांटिटी हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर्स विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस। स्केलर क्वांटिटीज की जो वैल्यू होगी वो ऑब्जर्वर के ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करेगी, यानी ऑब्जर्वर की जो डायरेक्शन है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो स्केलर क्वांटिटीज है वो इंडिपेंडेंट होती है ऑब्जर्वर की डायरेक्शन के। ठीक है, यस बेटा, आ जाए नेक्स्ट, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो गया बेटा, करेक्ट हो गया डी ऑप्शन। बाकी के 3 गलत हैं। देखें फिगर 4.1, ये हमें फिगर दे रखा है, ओरिएंटेशन ऑफ 2 वेक्टर्स u एंड v इन द xy प्लेन। हमें u और v 2 वेक्टर्स दे रखे हैं इस तरीके से, और हमसे 4 स्टेटमेंट्स हमें दी गई है। हमसे पूछा गया है कि a और b के बारे में हम क्या कमेंट कर सकते हैं, a और b पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, ये हमसे पूछा गया है। a b एंड p q के बारे में पूछा गया। बाय ऑब्जर्वेशन आई कैन डू इजली द गिवन क्वेश्चन। कैसे करेंगे, देखें, अब मैं देख पा रहा हूं कि बेटा जो ये व्यू वेक्टर है वो इस डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, यस। अब हम क्या करेंगे, यू वेक्टर के कंपोनेंट्स कर देते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस। हम लोग इजीली देख पाएंगे कि वेदर द ए एंड बी इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर मैं इसके कंपोनेंट करूंगा तो बेटा एक कंपोनेंट कहां पे आएगा, एक कंपोनेंट तो अलोंग द इस डायरेक्शन में जाएगा, इसका कंपोनेंट कर रहा हूं। ठीक है, एक कंपोनेंट ऐसे आ जाएगा, ठीक है, और एक कंपोनेंट कैसे आ जाएगा, एक कंपोनेंट कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, x, इसका जो कंपोनेंट है वो अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस आ रहा है u वेक्टर का। साथ के साथ मैं देख पा रहा हूं कि वो जो दूसरा कंपोनेंट है दैट इज अलोंग j कैप, वो भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, यस। इसका मतलब a वेक्टर यानी ये i कैप डायरेक्शन में जो वेक्टर आएगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, यस पॉजिटिव है ना। इस डायरेक्शन में जो वेक्टर आ रहा है ये पॉजिटिव होना चाहिए। साथ के साथ ये वाला वेक्टर भी अलोंग j कैप है ऊपर की तरफ, यानी ये भी क्या होना चाहिए, b भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो a एंड b आर पॉजिटिव है। हमारे पास क्या हो गए, a और b पॉजिटिव हो गए। सेकंड देखें, v वेक्टर की बात करते हैं। अगर v वेक्टर की बात करें, इस वेक्टर की बात करें, इसके कंपोनेंट्स करते हैं बेटा। जब हम लोग कंपोनेंट्स करेंगे तो देख पा रहे हैं एक कंपोनेंट तो अलोंग j एक्सिस जो आएगा वो नीचे की तरफ आएगा। इसका मतलब q क्या होना चाहिए, q मेरा नेगेटिव होना चाहिए, तभी माइनस j कैप बनेगा मेरा, है ना। इसी तरीके से माइनस j कैप के अलोंग आ रहा है ये, इसका मतलब b q को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। अब इसकी बात करें तो इसका एक कंपोनेंट कहाँ आ रहा है, एक कंपोनेंट बेटा अलोंग x एक्सिस आ रहा है, अलोंग x एक्सिस आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में अलोंग x एक्सिस आ रहा है। इसका मतलब p को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। यानी हमारे पास क्या आ गया है कि a और b आर पॉजिटिव, p भी क्या है हमारे पास पॉजिटिव है, बट q क्या आ रहा है, नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है, नेगेटिव j एक्सिस में आ रहा है, इसलिए q क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यस बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब हम लोग देखें बेटा, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर अलोंग x एक्सिस विल हैव मैक्सिमम वैल्यू f। यस, हमसे वो बोल रहा है कि r का कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस मैक्सिमम कब होगा। मान लेते हैं कि हमारी x एक्सिस है बेटा, है ना, ये हमारी x एक्सिस होगी, ये x एक्सिस है हमारी, है ना। और इस r वेक्टर हम ले लेते हैं एक r वेक्टर बेटा, ये है हमारा, ये हमारा r वेक्टर हो गया। और हमें इसका कंपोनेंट करना है किसके अलोंग, x एक्सिस के अलोंग करना है, ये थीटा हो गया। अब ये कंपोनेंट कितना आएगा अलोंग द x एक्सिस, हम लोग ये जानते होंगे कि इस कंपोनेंट करेंगे तो ये कंपोनेंट आएगा r cos थीटा। ठीक है, r cos थीटा हमारा कंपोनेंट आने वाला है। अच्छा, इस कंपोनेंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, देख पा रहे हैं ये कंपोनेंट की वैल्यू थीटा इक्वल्स टू जब 0 डिग्री हो जाएगा तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तब ये कंपोनेंट की जो वैल्यू है
वो मैक्सिमम हो जाएगी और r के बराबर हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, r इज अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, ये वाला ऑप्शन बेटा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब पूरा वेक्टर किसके अलोंग आ जाए, x एक्सिस के अलोंग आ जाए, तब ये हमारे पास क्या होगा, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये पूरा वेक्टर किसके अलोंग आ जाएगा, x एक्सिस के अलोंग। पहला ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है वो देखें, r इज अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस। क्या कहना चाह रहा है कि r कंपोनेंट ऑफ r विल बी मैक्सिमम कब होगा, देखो जब वेक्टर फर्स्ट वाले ऑप्शन की हम लोग बात कर रहे हैं ना, इसमें वो बोल रहा है कि r वेक्टर को y एक्सिस के अलोंग लेंगे, r वेक्टर को y एक्सिस के अलोंग लेंगे तो इसका कोई भी कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस नहीं आएगा, ये ध्यान रखें। तो कंपोनेंट ऑफ r वेक्टर अलोंग x एक्सिस कितना हो जाएगा, फर्स्ट केस में 0 आ जाएगा, ठीक है, यस। तो ये वाला इनकरेक्ट हो गया। इसी तरीके से r मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद x एक्सिस, ये भी बात इनकरेक्ट हुई। कितना होना चाहिए मैक्सिमम के लिए, थीटा 0 डिग्री होना चाहिए। फिर हो गया r इज अलोंग नेगेटिव y एक्सिस, जब r y एक्सिस का होगा तब भी कोई कंपोनेंट नहीं आएगा अलोंग द x एक्सिस, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल fired at an angle of 15 degrees 50 meter. If it is fired with the same speed at an angle of 45 degree, then its range will be. Yes, ये बेटा ये बोलना चाह रहा है, हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला तो जानते ही हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला बेटा होता है r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है, यस। यहाँ पे स्पीड क्या है, स्पीड सेम स्पीड से फेंका गया, पहले को भी और दूसरे को भी, है ना। तो r1 g हमारा कांस्टेंट है, तो r1 किसके प्रोपोर्शनल हो गया, साइन 2 थीटा के प्रोपोर्शनल हो गया। इसका मतलब मैं इस बात को ऐसा लिख सकता हूं कि r1 अपॉन r2 इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा 1 अपॉन साइन 2 थीटा 2, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एट एन एंगल 45 डिग्री, रेंज इज 50 मीटर। रेंज कितनी है, रेंज 50 मीटर है, कितने एंगल पे, 15 डिग्री, 15 टू 30 डिग्री हो जाएगा ये। और ये नेक्स्ट टाइम कितने में फेंका है, 45 डिग्री पे फेंका है, 45 इंटू 2 90 डिग्री हो गया, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, यस बेटा। और ये कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 50 इज अपॉन x, हमें r2 निकालना है। कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 इज इक्वल्स टू साइन 30 का वैल्यू 1/2 इक्वल्स टू r2 को इधर ले गए तो r2 हमारे पास बेटा आ जाएगा 100 मीटर आने वाला है, ठीक है, यस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कंसिडर द क्वांटिटीज प्रेशर, पावर, एनर्जी, इम्पल्स, gravitational potential, electric charge, temperature, area. Out of these the only vector quantities are, yes, impulse हमसे वेक्टर क्वांटिटीज पूछी गई है ना। इम्पल्स का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। इम्पल्स का फॉर्मूला बेटा I इज इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं F डेल्टा टी, इसी को हम लोग चेंज इन मोमेंटम भी बोलते हैं। कैसे आया है ये, यस, ये रिलेशन आया है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर्स, इस तरीके से ये आया। इसका मतलब फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी होगी तो इम्पल्स भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। इसका मतलब इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट देखें, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी होती है। एरिया, यस, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, देखो प्रेशर नहीं है इसलिए डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रेशर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, अगेन ये भी गलत है, और ये ए ऑप्शन भी गलत है। कौन सा वाला बच गया, इम्पल्स स्केलर क्वांटिटी है, साथ के साथ एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर कुछ बच्चों को ध्यान नहीं आ रहा हो तो देखें, फाई इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। हम लोग जब फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो इस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए जो है एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन अ 2 डायमेंशनल मोशन इंस्टेंटेनियस स्पीड v0 इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरली ट्रू। पहला देखें, द एवरेज वेलोसिटी इज नॉट जीरो एट एनी टाइम।
सबसे पहले तो हमें कैसा मोशन दिया गया है, हमें दिया गया है टू डायमेंशनल मोशन। तो टू डायमेंशनल मोशन और वो स्पीड कैसी है, कांस्टेंट स्पीड है। इसका मतलब हम लोग ले सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस ले सकते हैं। ठीक है, देखें हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से इसको आसानी से कर सकते हैं। यस, मान लो कि पार्टिकल बेटा इधर है इनिशियली और कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, हमेशा v0 स्पीड है इसकी। वो बोल रहा है द एवरेज वेलोसिटी इज नॉट जीरो एट एनी टाइम। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बेसिक हमने पढ़ा है, इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा उस केस में एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि अगर पार्टिकल वापस से लौट कर अपनी मीन पोजिशन की तरफ आ जाए, वापस से अपनी ओरिजिनल पॉइंट पर, इनिशियल पॉइंट पर आ जाएगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। और अगर नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब ये बात सही नहीं है। एवरेज एक्सेलरेशन मस्ट ऑलवेज वैनिश। यस, हमेशा एवरेज एक्सेलरेशन जो आएगा वो नॉन जीरो आएगा, सॉरी हमेशा जीरो आएगा। इस केस को देखें, इस केस में किसी भी टाइम टी पर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास देखो एवरेज एक्सेलरेशन तो डेफिनेटली आने वाला है। देखो किसी भी टाइम t बराबर जीरो में मान लो पार्टिकल यहाँ पे था, t टाइम पर यहाँ पहुँच गया है ना, तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी डेफिनेटली यहाँ पे कुछ फाइनाइट आने वाली है। मान लो कि सेंटर है हमारा और ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गया। ठीक है, यस, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे तो हमको दिख रहा है कि सर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी v0 i कैप है। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी t टाइम बाद, हम देख पा रहे हैं v0 नीचे की तरफ है, माइनस का j कैप है। यस, चेंज इन वेलोसिटी कुछ फाइनाइट आएगी, यस आएगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा v0 माइनस v0 j कैप माइनस v0 i कैप आ जाएगा। एंड दिस इज नॉन जीरो। और एक्सेलरेशन क्या जानते हैं हम लोग, एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम फॉर दिस गिवन टाइम। किसी भी टाइम इंटरवल में अब हम लोग बात करें तो हमेशा एक्सेलरेशन क्या आने वाला है बेटा, नॉन जीरो आने वाला है। ठीक है, यस नॉन जीरो आने वाला है, यानी कि ये भी क्या हो गया, गलत। डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल आर इक्वल, डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, नहीं ये बात भी इनकरेक्ट है। अगर हम लोग इक्वल टाइम इंटरवल लें, जैसे मान लो कि t बराबर जीरो पे यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आ गया और फिर पार्टिकल जो है फिर वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, यस पार्टिकल यहाँ पे आ गया v0 स्पीड से। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट देखें, इनिशियली डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, लाइन ज्वाइनिंग द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन देखें इसकी, लेंथ इक्वल आएगी लेकिन क्या हो रहा है, डायरेक्शन इस तरफ आ रही है अभी। फिर आफ्टर t इंटरवल टाइम बाद इक्वल टाइम इंटरवल ले रहे हैं लेकिन डायरेक्शन क्या आ गई, इस बार डायरेक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट की चेंज हो गई। मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई, यानी डिस्प्लेसमेंट भी अलग आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलग आएगी, इसलिए डिस्प्लेसमेंट के लिए बात भी गलत हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इक्वल पाथ लेंथ आर ट्रेवर्स इन इक्वल इंटरवल्स। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। देखो v स्पीड से चल रहा है तो डिस्टेंस ट्रैवल हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी, है ना। मान लो कि t टाइम में इतनी लेंथ कवर है तो नेक्स्ट t टाइम में भी वो इतनी ही लेंथ कवर करेगा। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम से हम लोग देख सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम से हम लोग आसानी से इस रिलेशन, इस बात को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, यस, अगर टाइम इक्वल है तो स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस कवर्ड भी क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टू डायमेंशनल मोशन, अगेन टू डायमेंशनल मोशन का क्वेश्चन है। इंस्टेंटेनियस स्पीड v0 इज पॉजिटिव कांस्टेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरली ट्रू, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। अगर हम लोग टू डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं तो मैंने बताया कि पार्टिकल जो है वो किसी कर्व्ड पाथ के ऊपर होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं कर रहा है। अगर पार्टिकल और इसकी स्पीड क्या है, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट मूव कर रहा है लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही होगी। अगर पार्टिकल कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा है इस तरीके से बेटा, अगर पार्टिकल कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, मान लो कि ये टू डायमेंशनल मोशन हो गया, इसके ऊपर अगर पार्टिकल मोशन कर रहा है, ये हमारा पार्टिकल हो गया। पार्टिकल की स्पीड तो क्या है बेटा, कांस्टेंट है, स्पीड v0 है, हर पॉइंट पर स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है।
अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। और डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, एक्सेलरेशन होना चाहिए, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यस। अगर हम लोग सर्कुलर मोशन का केस भी देखें तो सर्कुलर मोशन के अंदर पार्टिकल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस देखें तो उसमें भी पार्टिकल क्या कर रहा होता है बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा होता है। ये 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है ना। बट द एक्सक्लेशन ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। एक्सक्लेशन हमेशा कहाँ लगता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, टूवर्ड्स द सेंटर लगता है। ठीक है, यहाँ पे बात करें या यहाँ पे बात, किसी भी इंस्टेंट पे बात कर लें, हमेशा क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल एक्सक्लेशन टूवर्ड्स द सेंटर लगेगा। इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए रिक्वायरमेंट पड़ती है एक्सक्लेरेशन की। ठीक है, बिना फोर्स के हम लोग किसी भी पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ी, उस फोर्स की वजह से हमारे पास क्या आया, नेट एक्सक्लेरेशन टुवर्ड्स द सेंटर आया। ठीक है, तो एक्सक्लेरेशन ऑफ पार्टिकल इज जीरो। ये बात करेक्ट या इनकरेक्ट है, यस इनकरेक्ट है बेटा, द एस हमेशा नॉन जीरो रहने वाला है ना, यस। द एक्सक्लेरेशन ऑफ द पार्टिकल इज बाउंडेड, बाउंडेड नहीं है, हर पॉइंट पर डायरेक्शन क्या हो रही है कंटिन्यूसली बेटा, हर पॉइंट पर डायरेक्शन देखो, हर पॉइंट पर कर्व पाथ पर जब वो मूव करेगा तो हर पॉइंट पर डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, ये भी इनकरेक्ट है। द एक्सक्लेरेशन ऑफ द पार्टिकल इज नेसेसरली इन द प्लेन ऑफ मोशन। जो पार्टिकल का एक्सक्लेरेशन है वो हमेशा इन द प्लेन ऑफ मोशन होने वाला है। इस बात को समझे, हम लोग ये जानते हैं कि एक्सक्लेरेशन का फॉर्मूला, एवरेज एक्सक्लेरेशन फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है। ठीक है, यस। अगर मैं चेंज इन वेलोसिटी की बात करूं तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होने वाला है, इसी प्लेन में आने वाला है। देखो कुछ टाइम बाद पार्टिकल यहाँ पहुंच गया v0 से, तो चेंज इन वेलोसिटी निकालूंगा। मान लो कि ये एक्स वाई प्लेन है, ये v0 इनिशियली v0 आई कैप था, फिर बाद में मान लो पार्टिकल यहाँ आ गया तो v0 क्या हो जाएगा, v0 माइनस जे कैप हो जाएगा। लेकिन जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा वो किस टर्म्स में आएगा, आई कैप और जे कैप के टर्म्स में आएगा, यानी कि इसी प्लेन के अंदर लाई करने वाली है चेंज इन वेलोसिटी। अगर चेंज इन वेलोसिटी जिस प्लेन में पार्टिकल मोशन कर रहा है उसी प्लेन में आएगी तो एक्सक्लेरेशन भी उसी प्लेन के अंदर आने वाला है। ठीक है, इसका मतलब एक्सक्लेरेशन ऑफ द पार्टिकल इज नेसेसरी इन द प्लेन ऑफ मोशन, ये बात करेक्ट है। ठीक है बेटा, द पार्टिकल मस्ट बी अंडरगोइंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऐसा जरूरी नहीं कि पार्टिकल मस्ट भी नहीं है। ठीक है, पार्टिकल हो सकता है ऐसे कर्व्ड पाथ में मूव कर रहा है, हो सकता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा हो, है ना, कर्व्ड पाथ पे भी मूव कर सकता है, जरूरी नहीं है कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन ही करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी एड अप टू 0 विच इज फॉल्स। ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट 0 अनलेस बी एंड सी आर पैरेलल। क्या कहना चाह रहा है वो बोलना चाह रहा है कि ए बी सी को ऐड करेंगे तो 0 आना चाहिए। यस, ए प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर इक्वल्स टू 0। इसका मतलब बेटा ये भी है कि अगर ए बी सी 3 ट्राइंगल्स की 3 साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर जो वैक्टर्स होंगे वो इस तरीके से अरेंज होंगे। ठीक है, यस। और अगर ये ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ए बी सी जो है वो एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रहे होंगे। ठीक है, अब हमें ये फॉर्म बनानी है। ठीक है, हमें ये चेक करना है, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ ऑन बोथ द साइड्स हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, बी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं बेटा। ठीक है, यस, बी वेक्टर के साथ मैंने क्रॉस प्रोडक्ट किया, ये कितना आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको अंदर लेके आए तो ये बी क्रॉस बी हो जाएगा, प्लस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये कितना हो गया, 0 हो गया। ये कितना आ जाएगा, सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, इसको उधर लेके गए, माइनस ऑफ सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ से हमारे पास आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू, इसको मैं रीऑर्डर कर रहा हूँ तो माइनस चला जाएगा और बन जाएगा ये बी क्रॉस सी। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब मुझे ये चाहिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी दोनों तरफ मैं करता हूँ, इसके तरफ भी हम लोग करते हैं तो बी क्रॉस सी करते हैं। ठीक है, इसके साथ भी दोनों तरफ हमने क्या किया, सी के साथ सी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया। अब हमारे को बोल रखा है कि कब तक 0 नहीं होगा, जब तक कि बी और सी पैरेलल नहीं हो जाते। तो देखें यहाँ पे ये क्वांटिटी कब 0 होगी,
अगर ये मुझे ये पता है कि ये क्या है, ये है बी सी साइन थीटा है, ठीक है। थीटा कब, यस ये जीरो कब हो जाएगी क्वांटिटी, जब थीटा क्या हो जाएगा, थीटा मेरा बेटा, थीटा जब 0 डिग्री हो जाएगा, यानी कि बी और सी वेक्टर अगर पैरेलल हो जाते हैं उस केस के अंदर ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी, ठीक है। यस इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है ना। यस सेकंड स्टेटमेंट पे है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी इज नॉट जीरो अनलेस बी एंड सी आर पैरेलल। इसको देखें बेटा, अगेन हम लोग क्या करते हैं यूजिंग वन की हेल्प से, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन के लिए हमने लिखा था ना। अब बी ऑप्शन को चेक करते हैं, दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, ए वेक्टर डॉट क्रॉस बी वेक्टर, दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। इस तरफ भी बी क्रॉस सी के तरफ भी हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, किसके साथ, सी के साथ। अब मैं ये तो अच्छे से जानता ही हूं बेटा कि ये जो बी क्रॉस सी है ये हमारे पास जीरो कब आएगा, जब ये क्या होंगे, इट विल बी जीरो इफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर पैरेलल, ये हम लोग जानते हैं। एक और कंडीशन है जब ये वेक्टर क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। यस देखिए बेटा, ये हमारे पास देखो बी और सी, बी और सी, अब बी और सी का जब मैं करूंगा क्रॉस करूंगा तो मेरे पास एक मान लेते हैं कि पी वेक्टर आ गया, एक नया वेक्टर आ गया पी वेक्टर, ठीक है। बी क्रॉस सी किया तो एक पी वेक्टर आएगा, पी वेक्टर का सी वेक्टर के साथ अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो थीटा कितना होगा इन दोनों के बीच में। यस मैंने बताया कि ये तीनों एक ही प्लेन के अंदर है, और तीनों अगर प्लेन एक ही प्लेन के अंदर है तो बी क्रॉस सी करूंगा तो जो वेक्टर आएगा वो सी के साथ क्या आने वाला है, परपेंडिकुलर आएगा। इसका मतलब पी वेक्टर यहाँ पे, इसको मैंने बोला बी क्रॉस सी को पी वेक्टर बोल दिया, ठीक है। इसको मैं बोल रहा हूँ पी वेक्टर, तो पी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ पी सी कॉस थीटा, और थीटा हमेशा क्या रहने वाला है इन दोनों के बीच में। देखो बी क्रॉस सी जो होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, किसके साथ, सी के साथ हमेशा परपेंडिकुलर आने वाला है, क्योंकि बी सी और ए एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो थीटा मेरा कितना हो जाएगा, थीटा मेरा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो पी वेक्टर डॉट सी वेक्टर कितना आएगा, 0 हो जाएगा। क्या ये हमेशा ऐसा होने वाला है, यस बेटा हमेशा ऐसा होने वाला है, हमेशा बी क्रॉस सी जो है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, सी वेक्टर के, और ऐसा हो रहा है तो आंसर हमेशा कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। यानी कि ये वाली बात ऐसा नहीं है कि बी सी जब पैरेलल होंगे तभी ट्रू होगी, ये वाली बात हमेशा ट्रू रहने वाली है। हमेशा क्या होने वाला है बेटा, हमेशा 0 होगा, ये क्वांटिटी हमेशा ऑलवेज 0 होगी, ऑलवेज 0 होगी। इसीलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये वाला है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब आ जाए थर्ड, इफ ए बी सी डिफाइन अ प्लेन देन ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इन दैट प्लेन। यस अगर ए बी सी डिफाइन अ प्लेन, अगर तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी उसी प्लेन के अंदर लाई करेगा, ऐसा वो बोलना चाह रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, या तो हम लोग वेक्टर के एग्जाम्पल्स 3 वेक्टर्स कंसिडर कर ले, उनको क्रॉस करके हम लोग चेक कर सकते हैं, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका डायरेक्शन की हेल्प से भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास हमने क्या ले लिया, एक इस तरीके से प्लेन कंसिडर कर लेते हैं हम लोग, है ना। लेट सपोज कि हमारे पास एक प्लेन है, उसके अंदर 3 वेक्टर्स हैं इस तरीके से, कोई भी रैंडम डायरेक्शन में ले लीजिए इस वेक्टर में बेटा, ठीक है। बस बी वेक्टर और एक ले लिया हमने सी वेक्टर, तीनों सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। जब मैं ए और बी को क्रॉस करूंगा तो डेफिनेटली एक वेक्टर आएगा जो क्या होगा, इनके परपेंडिकुलर होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, मान लो कि वो डी वेक्टर है। और जब मैं इस डी वेक्टर का क्रॉस करूंगा किसके साथ, सी वेक्टर के साथ, तो डेफिनेटली क्या आने वाला है, वो अलोंग द प्लेन आने वाला है। जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा किसका, डी वेक्टर और सी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो अलोंग द प्लेन आएगा ही आएगा, ठीक है। यस बेटा नेक्स्ट देखें, ये वाली बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखें बी वाले केस में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो द करेक्ट आंसर इज बेटा बी एंड डी दोनों ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ध्यान रखें, ठीक है। यस नेक्स्ट केस देखें, नेक्स्ट देखें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इट इज फाउंड दैट
magnitude of a vector plus b vector is equals to magnitude of a, this necessary implies देखें बेटा क्या कहना चाह रहा है वो। यस, इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के बराबर होता है। 2ab कॉस थीटा के बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, अब ये किसके बराबर बोल रखा है, ये बोल रखा है हमें a के बराबर बोल रखा है। ठीक है, हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, इस तरीके से आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, a स्क्वायर आ गया। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, यस बेटा, a स्क्वायर से a स्क्वायर का गया, हमारे पास क्या रह गया, b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ से b कॉमन निकाल लेते हैं, b कॉमन निकालेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, 2a कॉस थीटा रह जाएगा। यस, यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि एक कंडीशन मेरे पास बेटा क्या है कि b इक्वल्स टू 0। यस, ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, जब मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस कंडीशन के अंदर ये बात करेक्ट होगी। ठीक है, पहली कंडीशन तो आ गई, लेकिन एक और हमारे पास कंडीशन बन रही है, वो देखें b प्लस 2a कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, b इज इक्वल्स टू माइनस का 2a कॉस थीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, अगर अब देखो सेकंड केस में बोल रखा है कि a एंड b आर एंटी पैरेलल होंगे तब a प्लस बी बराबर a हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, यहाँ से हमें देखो एंगल का पता लग रहा है। बी ऑप्शन में देखो, अकॉर्डिंग टू बी ऑप्शन देखें, इफ थीटा इक्वल्स टू पाई, थीटा अगर पाई के बराबर हो जाए, एंटी पैरेलल मतलब थीटा पाई हो गया, कॉस पाई -1 होता है, उस केस में b जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ b जो है वो कितना हो जाएगा, 2a के बराबर हो जाएगा। यस, क्या कहना चाह रहा है कि अगर एंटी पैरेलल हो और मैग्नीट्यूड b बराबर 2a हो, उस कंडीशन के अंदर ये कंडीशन क्या होने वाली है, सेटिस्फाई होने वाली है। केवल और केवल एंटी पैरेलल होना जरूरी नहीं है, साथ के साथ b बराबर 2a होना भी जरूरी है। देखो इसको फील भी कर सकते हैं, देखो अगर कोई बच्चा करना चाहे तो इसको फील भी कर सकता है। कैसे आ गया हमारे पास वेक्टर, देखें हमारे पास जो वेक्टर आया, इसको हम लोग दोनों को क्लब करेंगे तो इस तरीके की बात कर सकते हैं कि जो b वेक्टर होगा वो एक तो एंटी पैरेलल होना चाहिए, a वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, साथ के साथ मैग्नीट्यूड वाइज भी डबल होना चाहिए। देखो ऐसा वो कहना चाह रहा है, b वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2a वेक्टर, यहाँ से हमारे पास ये आ गया। जब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो हम लोग देख पा रहे हैं कि -2a, जब b की जगह -2a पुट करूंगा तो ओवरऑल -a बचेगा, और -a का मैग्नीट्यूड लूंगा तो अगेन क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। इसका मतलब ये वेक्टर भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, यस, तो ये वाली बात इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि एंटी पैरेलल के साथ साथ वेक्टर b मस्ट बी इक्वल्स टू, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b मस्ट बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, ऐसा भी बोला जरूरी था। ये बात भी बेटा इनकरेक्ट है। ठीक है, अब आ जाओ डी ऑप्शन के ऊपर। डी ऑप्शन को हम लोग देखते हैं बेटा। डी ऑप्शन में अगर मैं बात करूं किस केस के लिए, b इक्वल्स टू 0 के लिए, है ना, अगर मैं b इक्वल्स टू 0 के लिए बात करूं, उस कंडीशन में a डॉट बी 0 आएगा ही आएगा, है ना। a डॉट बी तो हम लोग जानते हैं बच्चे कि सर a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, इफ अगर ये कंडीशन की बात की जाए, इस कंडीशन के लिए b क्या होगा, अगर 0 हुआ तो डेफिनेटली मेरे पास ए बी कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी a डॉट बी कितना हो जाएगा, 0। यस, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड देखें, अगर क्या हो रहा है, अगर मैं इस वाली कंडीशन को देखूं, उस कंडीशन के लिए भी a डॉट बी मेरा लेस देन 0 आएगा। देख लें, अगर मैं बात कर रहा हूँ किस केस की, इस वाले केस की, इस इफ b वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2a वेक्टर, इस बात को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, थीटा कितना है यहाँ पे, पाई है, और मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a। उस केस में भी मैं देखता हूँ बेटा, तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ a लिया, b की जगह मैं 2a ले रहा हूँ और cos पाई ले रहा हूँ। ये कितना आ रहा है देखें,
ए डॉट बी, एक सेकेंड, इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी की जगह 2a लिख लेते हैं और ये कितना हो जाएगा cos पाई हो जाएगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ जाएगा cos पाई -1 हो गया, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के साथ कितना आ रहा है लेस देन 0 आ रहा है, या तो 0 हो रहा है या फिर लेस देन 0 आ रहा है, यानी कि डी ऑप्शन भी बेटा क्या हो गया मेरा, डी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। ए एंड डी बोथ आर करेक्ट ऑप्शंस बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, two particles are projected with speed v naught at angles θ1 and θ2 to the horizontal respectively. If the height reached by the first particle is greater than that of the second, then tick the right choices. Yes, height reached by the first particle is greater. देखो सबसे पहले तो हमें हाइट का फॉर्मूला पता है, बोलोगे सर हाइट का फॉर्मूला जो है बेटा वो ये होता है u स्क्वायर u साइन थीटा या u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ अपॉन 2g ये होता है, ठीक है। और ये क्या है बेटा, u साइन थीटा बेसिकली वर्टिकल कंपोनेंट हो गया तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक है। यस, ये हमारे को u नॉट दे रखा है। वो क्या कहना चाह रहा है कि इस तरीके से बेटा एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, वहाँ से तुमने दो पॉल्स को प्रोजेक्ट किया, ठीक है, अलग अलग एंगल्स के ऊपर प्रोजेक्ट किया है। अब डेफिनेटली अगर कोई पार्टिकल ग्रेटर हाइट अचीव कर रहा है तो वो क्यों कर रहा होगा, 2g तो कांस्टेंट है, अपनी उसके जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो बड़ा होगा, स्पीड भी सेम रखिए। देखो दोनों पार्टिकल्स को स्पीड v नॉट दी है, ठीक है। अब हाइट ज़्यादा अचीव कर रहा है, इसका मतलब उसका साइन थीटा जो है वो बड़ा होगा, और साइन थीटा बड़ा होगा इसका मतलब θ1 बड़ा होगा, है ना। वो एक्यूट एंगल्स की बात कर रहा है, ऑलरेडी बोल चुका है। यहाँ से मुझे ये दिख रहा है कि सर हाइट इज प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यस, if θ1 is greater than θ2 then मैं देख पा रहा हूँ कि हाइट h1 will be greater than h2। ये बात बिल्कुल करेक्ट है बेटा, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि θ1 जो है वो बड़ा होगा तभी हाइट भी ज़्यादा अचीव करेगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो हमने मार्क करा कि θ1 बड़ा है, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा हाइट अचीव कर रहा है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में, सेकंड वाले के कंपैरिजन में। अब दोनों की बात करें तो कुछ इस तरीके का मोशन हो रहा होगा बेटा। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें पता चल गया कि θ1 जो है वो क्या होगा, वो बड़ा होगा θ2 के कंपैरिजन में। देखें हाइट से हमने ये प्रूफ किया है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं, ये तो ए पार्ट हो गया। अब बात करते हैं बेटा बी पार्ट की, है ना। बी पार्ट में भी देख लें, बी पार्ट क्या कहना चाह रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट t1 मस्ट बी ग्रेटर देन t2। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, 2u साइन थीटा अपॉन g जानते हैं, ठीक है। जैसा कि बेटा मैं देख पा रहा हूँ कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। यस, v नॉट तो सबका सेम है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्टली कि टाइम इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। जिसका थीटा ज़्यादा होगा, θ1 मुझे पता है बड़ा है किसके, θ2 के रिस्पेक्ट में, तो टाइम भी क्या होगा बेटा, टाइम t1 बड़ा होगा किसके रिस्पेक्ट में, t2 के रिस्पेक्ट में। यानी ये बात भी बेटा क्या हो गई हमारी, ये बात भी करेक्ट हो गई है। नेक्स्ट देखें, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, r इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है। रेंज इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, साइन 2 थीटा आ रहा है। इस बात को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, r1 अपॉन r2 इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा 1 अपॉन साइन 2 थीटा 2। यस 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 बेटा, क्योंकि रेंज आ रही है। अब अगर θ1 बड़ा है, θ1 अगर बड़ा है θ2 से, तो डेफिनेटली r1 बड़ा होगा r2 से। लेकिन एक केस है जब ऐसा नहीं होने वाला, अगर θ1 प्लस θ2 का सम, यस, ये किस कंडीशन में होगा, इफ θ1 प्लस θ2 का सम 90 डिग्री के बराबर नहीं हो रहा है, उस कंडीशन के अंदर ये सेटिस्फाई होगा r1 ग्रेटर देन r2। लेकिन अगर सम तुमने कितना आ रहा है, θ1 और θ2, यानी एक 30 डिग्री है दूसरा 60 डिग्री है, उस केस के अंदर सम तुम्हारा क्या हो जाएगा, जैसे मान लो कि अपन एक केस लेके समझ भी लेते हैं, θ1 30 डिग्री ले लिया और θ2 मैंने बेटा 60 डिग्री ले लिया, तो इनका सम कितना आ रहा है,
90 डिग्री आएगा, है ना, 90 डिग्री आएगा, उस केस में रेंज देखो इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी, है ना। देखो साइन 60 बन जाएगा, ये साइन 60 √3/2, और जब मैं नीचे वाले में साइन 60 डालूंगा तो ये 120 बन जाएगा। अगेन साइन 120 साइन 60 के बराबर होता है, यानी कि इस कंडीशन के अंदर रेंजेस सेम हो जाएगी। ये बात हमेशा ट्रू नहीं होगी, ये ध्यान रखें, ठीक है। किस कंडीशन में फेल हो रहा है ये? जब सम ऑफ θ1 प्लस θ2 90 डिग्री हो रहा है, उस केस में जाकर ये फेल हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लें, यस R1 विल बी इक्वल्स टू R2 उस कंडीशन में। तो ऑलवेज नॉट ट्रू ये कंडीशन। टोटल एनर्जी, यस टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहने वाली है। क्यों रहने वाली है? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस हम लोग मान के चलते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस में नेग्लिजिबल है, तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, और कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट करते हैं तो क्या होगा? टोटल मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की कंजर्व रहने वाली है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये, और टाइम ऑफ फ्लाइट ये, ठीक है। सी और डी गलत है। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अ पार्टिकल स्लाइड्स डाउन अ फ्रिक्शनलेस पैराबोलिक पाथ y इक्वल्स टू x², ट्रैक A B C, starting from rest at point A, point B is at the vertex of parabola and point C is at height less than that of point A. After C, the particle moves freely in air as a projectile. If the particle reaches highest point at P, then yes बेटा, वो बोलना क्या चाह रहा है? वो हमें 4 ऑप्शंस हमें दे रखे हैं और हमसे पूछना चाह रहा है काइनेटिक एनर्जी के बारे में, हाइट के बारे में, टोटल एनर्जी के बारे में और टाइम ऑफ ट्रैवल के बारे में। तो सबसे पहले मैं ये जानता हूँ कि अगर मैं A से C तक की बात करूँ, देखो सरफेस फ्रिक्शनलेस सरफेस है ना, तो A से C तक की बात करूँ तो सरफेस तो फ्रिक्शनलेस है। तो यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहे होंगे पार्टिकल के ऊपर, यहाँ से रिलीज किया गया है, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, और एक बेटा क्या लग रहा होगा? यहाँ पे mg लग रहा होगा। और पार्टिकल को क्या किया गया है? पार्टिकल को रिलीज किया गया है, इसका मतलब उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है बेटा? इनिशियल स्पीड 0 है, ठीक है। यस, अब मैं सबसे पहले तो ये चेक करता हूँ क्या यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो होगा कि नहीं होगा। तो क्योंकि वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, क्योंकि नॉर्मल फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, इसलिए वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स तो 0 होने वाला है, ठीक है। इसका मतलब केवल और केवल वर्क डन कौन कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहा है। और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम लोग बात करें तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स अगर बॉडी पे वर्क कर रहे होते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो होगा डेफिनेटली। यानी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट रहने वाला है ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम A टू C। अब C के बाद क्या किया? आफ्टर C द पार्टिकल मूव्स फ्रीली इन एयर, उसके बाद फ्रीली ये मूव कर रहा है, कहाँ तक? P पॉइंट तक ये फ्रीली मूव कर रहा है, ठीक है। यस, इस बात से मुझे एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे भी एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे कौन वर्क करेगा? केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा, ठीक है। नॉर्मल फोर्स तो लगेगा ही नहीं क्योंकि कांटेक्ट में तो है ही नहीं पार्टिकल, अब एयर के अंदर है ना। अब और फ्रिक्शन हम लोग नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं, उस कंडीशन में भी डेफिनेटली यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन क्या होने वाला है? उस कंडीशन में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो होगा, ठीक है। कब? जब फ्रिक्शन नहीं लग रहा है या एयर रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक फॉलो होगी? ए से लेके बी तक, बी से लेके पी तक, ए से बी तक और फिर बी से पी तक, सब जगह ये क्या होने वाली है? सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट फॉलो होने वाला है। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट B। क्या ये बात सही है? P पर और B पर काइनेटिक एनर्जी सेम होगी? नहीं, ये बात तो इनकरेक्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? B पॉइंट पर। अगर मैं इसको रेफरेंस लाइन मानता हूँ, इसको रेफरेंस लाइन मानकर अगर मैं बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट कितनी होगी? 0 जूल होने वाली है। केवल और केवल पार्टिकल के पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? यह सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। बट यहाँ पे पार्टिकल के पास
कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी क्योंकि उनका हाइट है, साथ के साथ कुछ किसमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी। देखो यहाँ पे जो है इसके पास, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो एट द हाईएस्ट पॉइंट पार्टिकल के पास क्या होती है, ये स्पीड होगी होगी और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो होगा इसके पास कुछ, है ना। इसका मतलब पूरी एनर्जी कन्वर्ट नहीं हुई है, यहाँ पर कुछ ना कुछ इसके पास यहाँ पे पी पॉइंट पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। टोटल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुई है। तो इस पॉइंट पर पार्टिकल के पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, वो भी नॉन जीरो है, और काइनेटिक एनर्जी भी नॉन जीरो है, क्योंकि एट द हाईएस्ट पॉइंट पार्टिकल के पास प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो होता ही होता है। ठीक है, यानी ये दोनों बातें हमें समझ में आ गई कि सर ये तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। हाइट एट पी इक्वल्स टू हाइट एट ए, हाइट एट पी और हाइट ए पे, ए पर हाइट और पी पर हाइट सेम होगी क्या, नहीं होगी बेटा। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल के पास सारी की सारी किस फॉर्म में एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, और यहाँ पे कुछ एनर्जी किसकी फॉर्म में है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है। तो मैं यहाँ से डेफिनेटली बोल सकता हूँ ये सेम पॉइंट पर तभी पहुँचता जब इसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती, तभी ये ए पॉइंट पर पहुंच सकता था, नहीं तो नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब हाइट सेम नहीं है, हाइट सेम होने के लिए इसकी काइनेटिक एनर्जी का जीरो होना जरूरी था। इसका मतलब ये बात भी इनकरेक्ट हो गई। टोटल एनर्जी एट पॉइंट पी एंड एट ए सेम होगी, यस, टोटल एनर्जी एट ए पॉइंट और पी पॉइंट सेम रहने वाली, जैसा हमने बोला स्टार्टिंग में कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉलो होगा ए से बी तक, बी से पी तक। इसका मतलब ये करेक्ट है। लास्ट स्टेटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, टाइम ऑफ ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू टाइम ऑफ ट्रैवल फ्रॉम बी टू पी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये यहाँ से यहाँ तक का समय और यहाँ से यहाँ तक का समय सेम रहने वाला है। नहीं बेटा, देखो स्पीड यहाँ पे अगर मैं सिमेट्रिकल पॉइंट्स देखूँ, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे, तो स्पीड सेम रहेगी, यहाँ पे सेम रहेगी, यहाँ पे और यहाँ पे सेम रहेगी, स्पीड सेम रहने वाली, नो डाउट इन। बट ये वाला जो लेंथ है वो ज़्यादा है ना, और ये जो लेंथ है ये कम है। तो लेंथ ज़्यादा होने की वजह से क्या होने वाला है, इधर टाइम ज़्यादा लगेगा किसके कंपैरिजन में, इस लेंथ के कंपैरिजन में। तो टाइम ए बी विल बी ग्रेटर देन टाइम कौन सा, बी पी। ये ऐसा इसलिए बोल पा रहे हैं हम लोग क्योंकि इस पाथ पे और इस पाथ में बी से पी तक, और अगर मैं इधर कोई पॉइंट ले लूँ, वो पी पॉइंट यहाँ पे भी ले लूँ, तो यहाँ से यहाँ तक सेम रहता और यहाँ से यहाँ तक सेम रहता। ये एक्स्ट्रा लेंथ है जिसकी वजह से ज़्यादा टाइम लगेगा, ऐसा भी तुम बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, देखो फॉलोइंग आर द 4 डिफरेंट रिलेशंस अबाउट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फॉर द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन जनरल, चूज द इनकरेक्ट वन। हमसे गलत पूछा गया है कि इनमें से कौन सा गलत है। देखो एवरेज वेलोसिटी हमसे का फॉर्मूला में दे रखा है, वेलोसिटी एट टाइम t1 प्लस वेलोसिटी एट टाइम t2 डिवाइडेड बाय हाफ कर दिया गया। यस, ऐसा कब होता है, ऐसा फॉर्मूला कब मिलता है हमें, है ना। जैसे हम लोग नंबर्स का एवरेज करते हैं वैसा ही कुछ यहाँ पे ऐसा ले रखा है। ये तब फॉलो होता है अगर हम लोग जर्नी को टू इक्वल टाइम इंटरवल्स में कवर करते हैं विद यूनिफॉर्म स्पीड, उस केस में ये डेफिनेटली फॉलो होता है। अदरवाइज बेटा ये रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखें, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, आर वेक्टर है ना। टाइम t1 पर आर पोजीशन हो गई, एट टाइम t2 आर पोजीशन हो गई। ये मतलब ये ऐसा कहना चाह रहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये कहना चाह रहा है। ये बात तो करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है ना, बिल्कुल सही है। ये वाली बात बेटा अगेन इनकरेक्ट है। आर वेक्टर इक्वल्स टू दिस, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एवरेज एक्सेलरेशन हमने पढ़ा है, एवरेज क्या होता है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। यस, ये बात भी करेक्ट है, यानी 2 ऑप्शंस करेक्ट है, ये दोनों इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फॉर द पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। कैसा मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है मतलब वो एक कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है, सर्कल को कवर कर रहा है। तो देखें बेटा इधर, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा यूनिफॉर्म सर्कल हो गया, और पार्टिकल मान लेते हैं कि कैसे चल रहा है, v0 स्पीड से यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, v0 स्पीड से बेटा वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है।
हम यहाँ पे एक एक्सिस बना लेते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई और बेटा ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। अब बोलना चाह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। यस, मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी यानी स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी, बिल्कुल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या रहेगी, स्पीड तो हर जगह क्या रहने वाली है, v नॉट रहने वाली बेटा, हर पॉइंट पर स्पीड v नॉट रहेगी। यस, पार्टिकल वेलोसिटी रिमेन डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। हर पॉइंट पर वेलोसिटी जो है वो क्या रहने वाली है, रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। बिल्कुल सही बात है, ये हमारा रेडियस वेक्टर हो गया और वेलोसिटी उसके हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, है ना। वेलोसिटी हम लोग कैसे बनाते हैं, टेंजेंशियल डायरेक्शन में बनाते हैं इस तरीके से। यस, तो हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगी। किससे 90 डिग्री बना रही है, रेडियस वेक्टर के से वेलोसिटी जो है वो हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती है ऑलवेज। ये बात हमेशा करेक्ट है, ठीक है। यस, तो परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, ये बात सही है, फर्स्ट वाली भी, सेकंड वाली भी सही है। डायरेक्शन ऑफ एक्सक्लेशन कीप चेंजिंग एज पार्टिकल मूव्स। देखो एक्सक्लेशन हमेशा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कहाँ लगेगा, सेंट्रीपिटल एक्सक्लेशन एक्ट करता है एंड इट ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी यहाँ पे बात करूँ तो AC सेंटर की तरफ लगेगा, अगर यहाँ बात करूँ तो सेंट्रीपिटल एक्सक्लेशन ऐसे लग रहा होगा, हमेशा कहाँ एक्ट करेगा, टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करेगा सेंट्रीपिटल एक्सक्लरेशन। इसका मतलब डायरेक्शन चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल, सेंटीमीटर एक्सक्लेशन की डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है। एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन कीप चेंजिंग। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट कब होता है, जब टॉर्क क्या हो या एक्सटर्नल टॉर्क कितना हो, जीरो। देखो टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क जब जीरो होता है तो dL/dt हम लोग ये जानते हैं, तब ये जीरो होगा, है ना। यानी कि एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मैग्नीट्यूड वाइज भी और डायरेक्शन वाइज भी, दोनों तरीके से क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे केवल क्या लिखा हुआ है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड वाइज लिखा हुआ है, डायरेक्शन वाइज वो बोल रहे हैं चेंजिंग, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। या तो हम ऐसे बोल सकते हैं, इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि RL वेक्टर इक्वल्स टू M V वेक्टर क्रॉस R वेक्टर, ठीक है। हम जब भी V क्रॉस R करेंगे तो वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, डायरेक्शन कांस्टेंट आएगी। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो R वेक्टर क्रॉस V वेक्टर लिया, अंदर की तरफ आ रही है, फिर मैं किसी दूसरे पॉइंट पे देखूंगा R वेक्टर क्रॉस V वेक्टर, देखा अंदर की तरफ आ रहा है, यानी कि जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है, ठीक है। यस, यहाँ से भी हम लोग बोल सकते हैं, दोनों तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं, यानी A B C करेक्ट है और D जो है हमारा बेटा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, फॉर टू वेक्टर्स A एंड B, A प्लस B इज इक्वल्स टू A माइनस B इज ऑलवेज ट्रू व्हेन। देखो वो क्या बोलना चाह रहा है, सबसे पहले तो उसकी कंडीशन क्या है कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर माइनस B वेक्टर है। इसे हम लोग ये भी बोल सकते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा बोल सकते हैं, और रूट में आएगा इसके लिए मैं हाफ लगा देता हूँ पावर में, ठीक है। इधर भी ऐसा ही करते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा, पावर में कितना आएगा, हाफ। यस, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो बेटा ये आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर भी स्क्वायर किया हमने तो ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा हो जाएगा। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यस बेटा, देखें A स्क्वायर B स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस इधर आएगा तो ये 4AB कॉस थीटा हो जाएगा, 4AB कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 हो गया। यस, यहाँ से दो कंडीशंस हम लोग बोल सकते हैं ऐसा आ रही है, पहली ये कि आइदर वेक्टर A 0 और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B 0, या तो ये कंडीशन बनेगी, या फिर कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि या फिर ऐसा होगा कि A वेक्टर और B वेक्टर क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। दो कंडीशंस हमारे पास बन रही हैं, तो देखो A वेक्टर और B वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये तो बात हमेशा ट्रू नहीं होगी। यस, A वेक्टर या B वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, या तो A वेक्टर B वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, पैरेलल एंटी पैरेलल नहीं होंगे, बिल्कुल गलत बात हो गई। व्हेन आइदर A और B 0,
यस, ये बात भी करेक्ट है बेटा। ये कंडीशन तब सेटिस्फाई होगी दो कंडीशन में, एक तो जब ए और बी परपेंडिकुलर होंगे, या फिर आइदर ए जीरो होगा या फिर बी जीरो होगा बेटा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चों एंड हैव अ नाइस डे।